नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर से। आज का हमारा विषय है अदायगी संतुलन अर्थात भुगतान संतुलन। हिंदी में अदायगी संतुलन कहते हैं, भुगतान संतुलन कहते हैं। भुगतान संतुलन आप जो सामान्य शब्द है वो भुगतान संतुलन आता है। भुगतान संतुलन का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो भुगतान संतुलन में किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक निश्चित समयावधि में, खासकर 2 वर्षों में, वस्तुओं और सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण है। मतलब एक देश के निवासी, जैसे कोई भी एक देश के निवासी हो गए, जैसे भारत देश के निवासी हो गए, उनका शेष विश्व यानी जो भारत के अलावा जो बचा हुआ शेष विश्व है, उनके बीच जो भी वस्तुओं, सेवाएं और परिसंपत्तियों का लेन देन होता है, ठीक है, खास तौर से 2 वर्षों के भीतर, तो उसे हम भुगतान संतुलन के बीच में मानते हैं, भुगतान संतुलन मानते हैं। तो भुगतान संतुलन के 2 मुख्य खाते होते हैं, चालू खाता होता है, पूंजी खाता होता है। ठीक है, चालू खाता और पूंजी खाता। तो देखिए, चालू खाता और पूंजी खाता में इन्होंने एक फुटनोट डाला हुआ है, उसको पढ़ते हैं हम। नए वर्गीकरण के अंतर्गत अदायगी संतुलन को 3 खातों में विभाजित किया गया है। यानी जो नया वर्गीकरण आया है उसके अंदर के चालू खाता, वित्तीय खाता और पूंजी खाता, तो एक फाइनेंशियल अकाउंट अलग से बना दिया गया है। ठीक है, चालू खाता और पूंजी खाता के अलावा यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अदायगी अर्थात भुगतान संतुलन एवं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मैनुअल BPM 6 के 6ठे संस्कार के अनुसार है। भारत ने भी इस निवेश परिवर्तन को कर लिया है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक पुराने वर्गीकरण के आधार पर ही समंकों को छाप रहा है। तो अब जो वर्गीकरण हो गया वो 3 खातों का हो गया, चालू खाता, वित्तीय खाता, पूंजी खाता। तो हम जो है पहले प्राथमिक स्तर पर जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो चालू खाता, पूंजी खाता का करते हैं, जो कि काफी समय से चला आ रहा है। चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं, चालू खाता मतलब करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है, चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में अंतरण अदायगियों का विवरण है। जो इंटरनल ट्रांसफर होते हैं वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के अंतर्गत, उनका विवरण होता है। हमने बजट का जो चैप्टर बना था उसमें भी हमने इसके अध्ययन किया था, चालू खाता और पूंजी खाते का, यानी पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय। ठीक, इसी प्रकार से उसको भी एक बार देख लेना ताकि क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में अंतरण अदायगी का विवरण है, जो चित्र में नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। चालू खातों के घटकों को प्रदर्शित करता है। वस्तुओं के व्यापार में वस्तुओं के निर्यात तथा आयात को शामिल किया जाता है। क्योंकि हम एक देश से दूसरे देश के बीच जो व्यापार, वस्तुएं जो होती है, सेवाओं का व्यापार होता है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो निर्यात और आयात के रूप में होता है। तो जो वस्तुएं होती है उनका निर्यात होता है और आयात को शामिल किया जाता है। सेवाओं के व्यापार में उपदान आय तथा गैर उपदान आय लेन देन को शामिल किया जाता है। ठीक है, सेवाओं में जो होती है वो उपदान आय और गैर उपदान आय को शामिल किया जाता है। अंतरण भुगतान ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो किसी देश के निकासियों को निःशुल्क प्रभाव होती है, बदले में कोई वस्तुओं तथा सेवाएं नहीं देनी पड़ती। मतलब ट्रांसफर पेमेंट जो होते हैं, जो एक देश से निकासियों में निःशुल्क प्रभाव होता है, ट्रांसफर पेमेंट, इसमें वस्तुओं सेवाएं नहीं देनी पड़ती। इनमें उपहार, प्रेषित जन और अनुदान, सब्सिडीज वगैरह शामिल होती है, और एड वगैरह होती है, एड जो अनुदान एड मिलता है, और गिफ्ट्स होते हैं। ठीक है, ये सरकार तथा विदेशों में रहने वाले निजी व्यक्तियों द्वारा दिए जा सकते हैं। तो ये सरकार द्वारा अथवा विदेशों में रहने वाले निजी व्यक्तियों द्वारा दिए जा सकते हैं। इस चित्र 6.1 का बताया था हमने पिछली स्लाइड में, वो डायग्राम है। विदेशी से वस्तु खरीदना हमारे देश का व्यय है, यह विदेशी की आय है। यानी जब हम विदेशों से वस्तु खरीदते हैं तो हमें उनका पेमेंट करना पड़ता है, तो वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है, व्यय हो जाता है। और ये जो हमारा एक्सपेंडिचर वो विदेशों की आय बन गया, क्योंकि हमने माल विदेशों से लिया, तो विदेशों को माल का पेमेंट करना है, तो उनकी इनकम हो गई। इसीलिए विदेशी वस्तुओं की खरीद अथवा आयात है। हमारे देश में घरेलू वस्तुओं की मांग को कम कर देते हैं। इस प्रकार विदेशों को माल बेचने अथवा निर्यात से हमारे देश की आय प्राप्त होती है। यदि हम विदेशों को माल बेचेंगे
यानी निर्यात करेंगे तो हमें देश हमें आएगा, देश में आयात करते हैं तो विदेशों को आएगा। कौन सी घटक देख लेते हैं, चालू खाते के घटक कौन कौन से होते हैं। तो वस्तुओं में व्यापार, सेवाओं में व्यापार और अंतरण भुगतान। ठीक है, वस्तुओं में व्यापार होता है, यानी हम जब वस्तु का व्यापार करते हैं, वस्तु का आयात निर्यात करते हैं, फिर हम करते हैं सेवाओं का आयात निर्यात, मतलब सेवाएं लेते हैं और देते हैं। ठीक है, और ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं जिनके बदले में कोई आर्थिक क्रिया नहीं होती। तो 3 भाग हो गए इसके चालू खाते के। तो व्यापार में जो हो गया वो वस्तुओं का निर्यात और आयात हो गया, और सेवाओं में हो गया नेट उपदान आय और निवल गैर उपदान, यानी नेट उपदान आय और नेट गैर उपदान आय। ठीक है ना, ये होती है कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति से निवल आय और निवेश आय, और ट्रांसफर पेमेंट हो जाते हैं उपहार प्रेषित धन। तो इस प्रकार से चालू खाते में संतुलन, चालू खाता संतुलन जो होता है जब चालू खाते में प्राप्त है चालू खातों के भुगतान के बराबर होती है। और चालू खाते का आधिक्य का अर्थ है जब एक देश के अन्य देशों से लेना है, और चालू खाते का घाटे का अर्थ है अन्य देशों की लेनी है। तो आप देखिए चालू खाते का आधिक्य से तात्पर्य ये हो गया कि हमारी जो रिसीविंग है, हमें जो प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब जो हम निर्यात कर रहे हैं, निर्यात से तो प्राप्ति होती है हमारी, और भुगतान होगा जो हम आयात करते हैं, तो हमारी प्राप्तियां हैं वो ज़्यादा हो जाती है भुगतान से। तो आधिक्य होता है जब दोनों बराबर होते हैं प्राप्तियां और भुगतान, तो संतुलित चालू खाता होता है, और जब प्राप्तियां कम होती है भुगतान ज़्यादा होता है तो चालू खाता घाटे में होता है। चालू खाता के संतुलन के 2 धारक होते हैं, व्यापार के संतुलन के 2 धारक होते हैं, और दृश्य मदों का संतुलन। तो आप देखिए व्यापार संतुलन किसी देश के निश्चित समयावधि में निर्यातों और आयातों के मूल्य का अंतर है। तो जो भी है व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, अभी हमने पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, किसी देश की एक निश्चित समयावधि में निर्यात और आयातों के मूल्यों का अंतर है। वस्तुओं के निर्यातों को बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्रेडिट किया जाता है, यानी ट्रेड जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है उसमें जो निर्यात हो रहा है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि उसके बदले में हमें इनकम प्राप्त होती है, और जो आयात होता है वो डेबिट किया जाता है, उसका व्यापार संतुलन कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड को संतुलित कहा जाता है। वस्तुओं के निर्यात आयात वस्तुओं के आयात के बराबर होते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड की आधिक्य तथा व्यापार आधिक्य तभी होता है जब कोई देश आयातों की अपेक्षा वस्तु का निर्यात अधिक करता है, घाटे की तब बैलेंस ऑफ ट्रेड तब होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड फायदे में आधिक्य में कब व्यापार जो है आधिक्य तब होता है जब हमारे आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक होंगे, निर्यात ज्यादा होंगे तभी तो हमें क्रेडिट साइड में पेमेंट ज्यादा मिलेगा, और घाटे यदि हमारा जो निर्यात है वो कम होगा और आयात अधिक होगा तो बैलेंस ऑफ ट्रेड घाटे का होगा। जब कोई देश निर्यात की अपेक्षा वस्तुओं का अधिक आयात करता है तो जो नेट अदृश्य मध्य होती हैं, जब एक देश की निश्चित अवधि में अदृश्य मध्यों के निर्यात और आयात में अंतर होती है। अदृश्य मध्यों में विभिन्न देशों के बीच होने वाली सेवाओं हस्तांतरण का आम प्रवाह शामिल होते हैं। सेवाओं के व्यापार में उपदान तथा गैर उपदान आय दोनों शामिल किया जाता है। उपदान आय में उत्पादन के साधनों जैसे व्यय पूंजी, ठीक है, उपदान मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। एक होता है नॉन फैक्टर इनकम, एक होती है फैक्टर इनकम। तो इसके अंतर्गत आय में उत्पादन साधन जैसे भूमि पूंजी से प्राप्त नेट अंतर्राष्ट्रीय आयों में शामिल किया जाता है। सेवा उत्पादों जैसे जहाजरानी, बैंकिंग, पेट्रोल, होटल आदि से प्राप्त नेट बिक्री का गैर उपदान आय कहते हैं। जैसे कि जो सेवाओं के बदले में जो प्राप्त होती है, जैसे जहाजरानी, बैंकिंग, पर्यटन, सॉफ्टवेयर आदि जो सेवाएं होती है वो हमारी नेट बिक्री के आय हो, गैर उपदान आय होता है। इस प्रकार से हमने देखा चालू खाता घाटा। तो ये हमारा चालू खाते में संतुलन हो गया, चालू खाते के घटक हो गए, और हमारे 3 खाते होते हैं बैलेंस पेमेंट में, चालू खाता, पूंजी खाता और एक वित्तीय खाता। जो ट्रेडिशनल तरीका चला आ रहा है उसमें चालू खाता और पूंजी खाता 2 ही होते हैं, परंतु जो नया चेंज हो गया, नया वर्गीकरण आ गया है, उसमें
वित्तीय खाते को जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पूंजी खाता। धन्यवाद।